हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्प ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में एक और बार नए चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली चार्ट को रीड किया जाता है, कैसे प्राइस एक्शन का यूज़ किया जाता है, कैसे प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर का हम यहाँ पे पैरेलल यूज़ करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी मार्केट में बन रही है और कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम रीजन के साथ एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे रीजन के साथ रिस्क को मैनेज किया जाता है, मतलब कि स्टॉप लॉस कैसे प्लान करते हैं, देन आफ्टर कैसे टारगेट को डिसाइड किया जाता है, और इसके बाद कैसे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो इफेक्टिव होते हैं उसको कैसे हम फिल्टर आउट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, और कैसे हम यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन मैं यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको एक नई नोटिफिकेशंस मिल सके। इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है उसकी आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशंस मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्टली यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, फर्स्टली मैं यहाँ पे आपको चार्ट की डिटेल्स शेयर कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरा वीडियो समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट एनालिसिस करेंगे जो है 23 जून 2025 का। ओके, तो यहाँ पे हम दो टाइम फ्रेम यूज करने वाले, फर्स्ट है 4 मिनट टाइम फ्रेम, देन आफ्टर है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो इसको हम यहाँ पे पैरेलल यूज करने वाले हैं। ओके, तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से इसका हम यहाँ पे मोस्टली यूज करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, कोई भी चार्ट एनालिसिस करते हो या तो फिर कोई भी लाइव मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें एक ही काम करना है कि हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वो कैसे मिलता है, तो देखिए, उसके लिए हमें पहले जानना होगा कि सेलर्स कहाँ पे एक्टिव है, देन आफ्टर बायर्स कहाँ पे एक्टिव है। उसी से ही हमें पता चलेगा कि किस तरीके से मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम ये चार्ट जो एनालिसिस करने वाले हैं 23 जून का, सपोज कि ये चार्ट अभी क्रिएट नहीं हुआ था। ओके, अगर ये यहाँ पे लाइव मार्केट होता तो उस केस में मैं कैसे आइडेंटिफाई करता कि सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो उसके लिए मुझे पहले उसके प्रीवियस डेटा को पहले समझना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो प्रीवियस डेटा था उसमें जिन्होंने भी ट्रेडिंग की होगी उन्होंने 100% तो यहाँ पे पोजिशन स्क्वायर अप नहीं की होगी। ओके, कुछ पोजिशन ऐसी होगी जो यहाँ पे नेक्स्ट डे स्क्वायर अप होने वाली है। ओके, तो ऐसे जो होल्ड पोजीशन है वो हमें यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देती है, वो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देती है कि यहाँ पे अगर इस लेवल पे कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस बनाई है तो वो क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके, और बॉटम साइड जिन्होंने पोजीशंस बना के रखी है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बायर्स एंड सेलर्स के लेवल्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे प्रीवियस डेटा को एनालाइज करते हुए। अंडरस्टैंड? तो चलिए यहाँ पे पहले हम प्रीवियस डेटा को पहले एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्टली हमें यहाँ पे एक ही काम करना है कि मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था उसको हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, मोस्टली मार्केट 3 तरीके से ओपन होता है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग, सेकंड होता है गैप डाउन ओपनिंग एंड थर्ड होता है फ्लैट ओपनिंग। मतलब कि यहाँ पे नॉर्मल ओपनिंग की तरह मार्केट ओपन होता है। ओके, कोई मेजर गैप्स नहीं होती उसमें। तो इस केस में किस तरीके से मार्केट ओपन हुआ था, तो देखिए, प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, देन आफ्टर मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था प्रीवियस डे का, यहाँ पे। तो एक इस तरीके की ओपनिंग है, ये एक नॉर्मल ओपनिंग है। ओके, तो ये कोई मेजर गैप अप ओपनिंग नहीं है। इसके बाद देखिए, जब हम पहले चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट ओपन हुआ था, उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है। तो देखिए, मार्केट का यहाँ पे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो देखिए, फर्स्टली मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मार्केट में कितने टाइप्स के डायरेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। ओके, मार्केट में सिर्फ 3 ही टाइप्स के यहाँ पे डायरेक्शन होते हैं। अंडरस्टैंड? लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि हमें इसको रीजन के साथ कैसे कंफर्म करें कि ये अप ट्रेंड ही है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको अप ट्रेंड का। यहाँ से अगर मार्केट स्टार्ट हुआ था तो फिर वो मार्केट क्या लगाएगा, यहाँ पे एक हाई लगाएगा। हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ पे अगर इसके हाई देन आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, रिट्रेसमेंट मतलब कि थोड़ा सा गिरना, अगर वो गिरने के बाद यहाँ पे रुकता है
किसके बीच में रुकेगा, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट रुकता है और फिर मार्केट ये जो हाई था उसके ऊपर एक नया हाई बना देता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक हायर हाई बन जाएगा। और ये किसका पैटर्न है, ये एक अप ट्रेंड का पैटर्न है। देखिए मार्केट इस तरीके से काम करता है, अगर अप ट्रेंड में है तो फिर वो हाई लगाएगा, देन आफ्टर यहाँ पे एक लो लगाएगा, फिर प्रीवियस जो हाई था उसके ऊपर एक नया हायर हाई, देन आफ्टर लो था उसके ऊपर एक नया लोअर हाई। इस तरीके से अप ट्रेंड क्या होता है, कंटिन्यू होता है। अंडरस्टैंड, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिले कि इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो फिर हमें स्टार्टिंग पॉइंट देन आफ्टर रिट्रेसमेंट पॉइंट दोनों को क्या कर देना है, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। तो ट्रेंड लाइन का मीनिंग क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ और प्राइस बार बार इस ट्रेंड लाइन के पास आते हुए फिर अचानक से यहाँ पे बाइंग आ जाती है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए फिर दोबारा से जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी तो मैं यहाँ पे पोजीशंस बना सकता हूँ और यहाँ पे मैं अप ट्रेंड के लिए आगे सोच सकता हूँ। ओके, और जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करेगी तब क्या होगा, तब यहाँ पे अप ट्रेंड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, या तो फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा या तो फिर साइडवेज ट्रेंड स्टार्ट होगा। ओके, तो फिर यहाँ से जो ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से जो ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या हो जाता है, एक सपोर्ट बन जाता है। और यहाँ पे जो ट्रेंड का यहाँ पे जो पिक पॉइंट था जहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए और ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया, तो वो कौन सा लेवल बन जाता है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। तो इस तरीके से हम सेलर्स के लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बायर्स के लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, देखिए अगर आप सिंपल तरीके से चार्ट को यहाँ पे समझोगे तो आपको चार्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे, अगर आप यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, और जब आपको कंफ्यूजन होगी तब वहां पे आपको चार्ट को समझने में दिक्कत हो जाएगी। ओके, इसलिए आप पहले क्लियर करिए कि मुझे किस तरीके से चार्ट को एनालिसिस करना है, और उसी से ही आप इजी एंड सिंपल तरीके से आप चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम प्रीवियस डेटा में स्विंग हाई और स्विंग लो को क्या करते हैं, मार्क करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था। चलिए इसके बाद देखिए जब भी आपको कोई दिक्कत लगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पाथ टूल का यूज करना है। देखिए पाथ टूल हमें ट्रेंड को समझने में आसानी करता है। देखिए यहाँ पे हाई, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट, फिर ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर क्या कर दिया, यहाँ पे एक अगेन हाई, तो यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे कंफर्मेशन मिल गया। तो अब इस केस में मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल ये स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट को दोनों को कनेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देनी है। जैसे ही मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, ये जो अप ट्रेंड था उसका ये वाला था। चलिए फिर इसका पिक पॉइंट कहाँ पे था, जहाँ से सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो गए और इस ट्रेंड लाइन को कहाँ पे ब्रेक किया था, तो कि यहाँ पे ब्रेक किया था। ओके, तो फिर यहाँ से सेलर्स स्टार्ट हो गए थे। देखिए सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, हाई यहाँ से, बायर्स जितने थे उससे ज्यादा यहाँ पे सेलर्स हो गए, इसी वजह से तो मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया। ओके, लेकिन इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव तो हो गए थे लेकिन बायर्स भी यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिव थे, इसी वजह से देखिए 50-50 यहाँ पे मार्केट शेयर हो गया। देखिए जितने सेलर्स थे उतने ही यहाँ पे बायर्स आ गए, इसी वजह से यहाँ पे मार्केट देखिए फ्लैट हो गया, टोटली यहाँ पे साइडवेज हो गया, और साइडवेज होते हुए ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करते हुए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे लेवल्स को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। तो देखिए बॉटम वाला लेवल कौन सा है, ये वाला, देन आफ्टर सेलर्स वाला लेवल कौन सा है, तो कि ये वाला, ये क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया। अब हम इस ट्रेंड लाइन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। चलिए इसके बाद मार्केट देखिए, मार्केट फिर यहाँ पे एक लो लगाता है, अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, तो एक हमें एक छोटा सा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ओके, तो हमें यहाँ पे मार्केट ने जहाँ पे सपोर्ट बनाया था उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर देना है। चलिए इसके बाद देखिए मार्केट ने फिर से जहाँ पे सपोर्ट लिया था उसके बाद मार्केट इस लेवल को टच करता है, टच करने के बाद फिर साइडवेज हो जाता है और फिर अगेन यहाँ पे एक ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट किया फिर यहाँ पे इसी लेवल पे रिट्रेसमेंट लिया, लेकिन वो यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सका। देखिए ब्रेकआउट करने का मकसद क्या था कि मार्केट को अप ट्रेंड चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अप ट्रेंड किस तरीके से मिला, विथआउट मोमेंटम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट मिला, फिर रिट्रेसमेंट हो गया और फिर मोमेंटम स्लो हो गया और फिर मार्केट यहाँ पे फ्लैट हो गया। ओके,
तो हमें ये जो लेवल था उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर देना है। देखिए इस वाले लेवल को यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। चलिए इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज था और फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा से मार्केट इसी जहाँ से ब्रेकआउट करता है, जिस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है उसी लेवल पे दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट बनाता है। तो हमें सिंपली इस लेवल को यहाँ पे क्या कर देना है, अगेन यहाँ पे मार्क कर देना है। ओके, तो इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए देन आफ्टर यहाँ पे हमने प्रीवियस डेटा को एनालाइज करते हुए कितने लेवल्स को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। तो देखिए ये वाला रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट देन आफ्टर सपोर्ट लेवल। ओके, तो हमने टोटल 5 लेवल्स को प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे करंट चार्ट पे। तो करंट चार्ट पे अब मैं बताऊंगा कि कैसे हम एक्चुअल एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको करंट चार्ट पे एनालिसिस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स की डिटेल्स शेयर कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सके कि कैसे हम क्रॉस चेक करेंगे इंडिकेटर के माध्यम से। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो मैं इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो टोटल में 3 EMA यूज करने वाला हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे 9 नंबर का, सेकंड है यहाँ पे 26 नंबर का, देन आफ्टर थर्ड है यहाँ पे 50 नंबर का। ओके, तो यहाँ पे आपको जो ब्लू लाइन दिख रही होगी, जो लाइट ब्लू लाइन दिख रही है वो है 9 नंबर का EMA और यहाँ पे आपको जो रेड लाइन दिख रही है वो है 26 नंबर का EMA। यहाँ पे आपको जो रेड लाइन दिख रही है वो है 26 नंबर का EMA। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आपको जो ब्लैक लाइन दिख रही है वो है 50 नंबर का EMA। देखिए मैं यहाँ पे आपको पर्पस बता देता हूँ कि यहाँ पे EMA किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन शेयर करता है। देखिए EMA का कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि यहाँ पे 9 नंबर का EMA है। ओके, तो ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, वो मुझे जो प्रीवियस 9 कैंडल्स होगी, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ 8 एंड 9। ओके, ये जो टोटल 9 कैंडल्स होगी उसका मुझे यहाँ पे क्या करेगा, सिंपल एक एवरेज लाइन शो करेगा। ओके, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। तो सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस होता है, देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये जो डेटा यहाँ से कलेक्ट करता है फर्स्ट नंबर का, उससे ज्यादा सेकंड कैंडल का डेटा कलेक्ट करेगा, उससे ज्यादा थर्ड नंबर का और उससे ज्यादा फोर्थ नंबर का डेटा कलेक्ट करेगा। इस तरीके से वो जो लेटेस्ट कैंडल्स होगी उसका डेटा और उसकी प्रायोरिटी वो यहाँ पे ज्यादा रखेगा। इस तरीके से क्या होगा, इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, इसकी एक्यूरेसी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि मार्केट में जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज आती है और अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको भी वो यहाँ पे क्या कर देगा, कंसीडर कर देगा और उसको भी कंसीडर करते हुए मुझे यहाँ पे एक एवरेज लाइन शो कर देगा ताकि मैं अच्छी तरीके से समझ पाऊँ कि मार्केट में किस तरीके की मोमेंटम अभी चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से 9 में या तो फिर कोई भी EMA हो वो इस तरीके से काम करता है। अंडरस्टैंड। चलिए यहाँ पे मैं आपको पर्पस बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें इसको क्रॉस चेक करना है। देखिए जब तक यहाँ पे प्राइस 15 नंबर के EMA के नीचे, तब तक हमें समझना है कि मार्केट नेगेटिव है। क्लियर। ये क्या है, एक मेजर व्यू है। ये 50 नंबर का EMA मैंने क्यों लगाया, क्योंकि एक मेजर व्यू है। देखिए लेटेस्ट जो 50 कैंडल्स है उसका मुझे यहाँ पे क्या शो करता है, एक एवरेज लाइन शो करता है। उसी मदद से मैं पता लगाता हूँ कि किस तरीके से मुझे कौन सा डायरेक्शन यहाँ पे कंफर्म या क्रॉस चेक करना है। देखिए जब तक प्राइस इसके नीचे, तब तक मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करूंगा, मैं यहाँ पे या तो फिर रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करूंगा या तो फिर मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करूंगा। ओके, लेकिन देखिए कुछ कंडीशंस होती है या तो फिर कुछ सिनारियोस होते हैं, उसको हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चार्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है इंडिकेटर को। ओके, देखिए यहाँ पे किस तरीके से करंट चार्ट यहाँ पे वर्क कर रहा था। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बता देता हूँ। चलिए पहले मैंने आपको इंडिकेटर के बारे में बताया, अब मैं आपको कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें फोकस करना है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड देन आफ्टर डाउन ट्रेंड, दोनों के लिए मैं यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जो बताऊंगा उसी पे हमें ज्यादातर फोकस करना है। ओके, फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक, देन आफ्टर है ड्रैगन फ्लाई डोजी, सेकंड है शूटिंग स्टार, देन आफ्टर है ग्रेवस्टोन डोजी। इन्हीं चारों कैंडल्स पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम फोकस करना है। ओके, लेकिन इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी कैंडल स्टिक हो, अगर वो किसी ट्रेंड लाइन पे बनती है तो हमारे काम की है, या तो फिर किसी लेवल पे बनती है तो हमारे काम की है। ओके, अगर वो बीच में बनती है तो वो हमारे काम की नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद आता है एक PPF मॉडल।
तो पीपीएफ मॉडल किस तरीके से काम करेगा, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको हाइलाइट्स शेयर कर देता हूँ। चलिए सपोज कि यहाँ पे एक बुलिश पीपीएफ मॉडल क्रिएट होने वाला था, तो ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड नंबर की एक कैंडल है, मैं इसको नंबर देता हूँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये थर्ड नंबर की जो कैंडल है वो आप समझिए कि एक लाइव कैंडल है जिसने अभी तक क्लोजिंग नहीं की है। क्या नहीं की है? क्लोजिंग नहीं की है, ओके। लेकिन ये फर्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है और ये सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है। तो देखिए फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे जो हायर पॉइंट है, अगर उसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्लोज कर देती है, मतलब कि इसके हाई के ऊपर अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज कर देती है, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये पीपीएफ मॉडल एक प्रॉपर लोकेशन पे बनना जरूरी है, तो ही वो काम करेगा, ओके। इस तरीके से आता है बियरिश पीपीएफ मॉडल। आप सिंपल उसका ऑपोजिट समझ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि बियरिश पीपीएफ मॉडल क्या है, ओके। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्चुअल एनालिसिस पे, ओके। तो यहाँ पे हम करंट चार्ट को अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्टली हमें जो प्रोसेस प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हमने जो अप्लाई की थी, उसी प्रोसेस को हमें यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करना है और आप अच्छी तरीके से चार्ट को सिंपल तरीके से समझ सकते हो, ओके। तो देखिए यहाँ पे मार्केट में किस तरीके की ओपनिंग हुई है उसको हमें पहले यहाँ पे क्रॉस चेक करना है। तो देखिए प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, देन आफ्टर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओके। इस तरीके से मार्केट ओपन होता है। तो ये कैसी ओपनिंग है? ये गैप डाउन ओपनिंग है। गैप डाउन ओपनिंग का मतलब क्या है कि मार्केट में सेलर्स ज्यादा एक्टिव है या तो फिर कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में चल रही है, तो ही मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, ओके। यही दो पॉसिबिलिटी होती है। तो देखिए यहाँ पे जिन्होंने भी पुट बाई करके रखा होगा, कहाँ पे? इस वाली पोजिशंस पे प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग जिन्होंने भी अभी तक अपने पुट्स का पोजिशंस जो है उसको क्लोज नहीं किया होगा, तो वो कहाँ पे क्लोज करेगा? देखिए जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वैसे ही वो अपनी पोजीशंस को क्या करेगा? धीरे धीरे क्लोज करता जाएगा। जब तक प्राइस नेगेटिव चल रहा है तब तक वो धीरे धीरे क्वांटिटी निकालता जाएगा और जैसे ही लगे कि वो प्राइस यहाँ पे रिवर्स हो रही है तो वो वहां पे 100% क्वांटिटी निकाल देगा। तो इसी तरीके से हमने प्रीवियस डेटा को अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई किया था, ओके। चलिए तो यहाँ पे फर्स्टली हमने गैप डाउन ओपनिंग आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमें चेक करना है कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रही है। तो देखिए मार्केट जिस तरीके से ओपन हुआ था उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों लेवल्स को यहाँ पे क्या कर दिया था? ब्रेक डाउन कर दिया था, ओके। प्रीवियस डेटा के प्रीवियस लेवल्स को यहाँ पे क्या कर दिया था? ब्रेक डाउन कर दिया था। मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस थे उसको यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया और जैसे ही ब्रेक डाउन करता है, लेकिन उस लेवल पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रही है? तो कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रही है और अच्छी खासी यहाँ पे मुझे एक सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो चलिए आगे हम यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं कि मार्केट किस तरीके से आगे बिहेवियर हमें शो किया था। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार दिखा, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, मतलब कि यहाँ पे देखिए इसके फर्स्ट कैंडल के नीचे थर्ड कैंडल क्लोज हो गई, इसका मतलब कि यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल एक्टिवेट हो चुका है और वो कहाँ पे हो चुका है? एक रेजिस्टेंस लेवल पे हो चुका है। तो हम सिंपल बियरिश पीपीएफ मॉडल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं रीजन के साथ। लेकिन इस केस में दिक्कत क्या आती है? यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा लगता। मतलब कि अगर इसके नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे हम कोई पोजिशंस बाय करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना पड़ता? हमें यहाँ पे लगाना पड़ता, ओके। तो इस केस में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे ज्यादा लगता, ओके। चलिए इसके बाद मार्केट देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल ही यहाँ पे वर्क कर रहा था। देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल ही वर्क कर रहा था, लेकिन मार्केट में कहाँ पे रिवर्सल आया? देखिए फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे सिग्नल दिया कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, लेकिन वो फिर से एक बार फेल हो गई। अगेन यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट ने बनाया, लेकिन इस बार देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग किया, ओके। तो ये कौन सा मॉडल हो गया? ये हो गया एक बुलिश पीपीएफ मॉडल। इस केस में अगर जिन्होंने भी नेगेटिव साइड यहाँ पे पोजीशंस बनाई होती तो उनके लिए यहाँ पे परफेक्ट एग्जिट कहाँ पे बन सकती थी? तो कि यहाँ पे बन सकती थी, ओके। इस कैंडल के साथ ये जो फर्स्ट कैंडल थी, सेकंड कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, मतलब कि इस वाले कैंडल के बाद ही यहाँ पे एक एग्जिट बनानी चाहिए थी, तो ही यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एग्जिट बन सकती थी, ओके। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न तो यहाँ पे बन चुकी, तो इसको हमें क्या करना है? यहाँ पे मार्क कर देना है।
चलिए यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन चुकी है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल भी एक्टिवेट हो रहा है। चलिए इसके बाद क्या हो रहा है मार्केट में, तो देखिए ये जो 9 EM है उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज कर रही है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दो है हमारे पास, हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कैच करनी है वो हमारे हाथ में है। देखिए फर्स्ट तो जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल कंफर्म हो रहा है एट अ टाइम हम वहां पे एंट्री प्लान कर सकते थे। कहाँ पे, ये जो बुलिश पीपीएफ मॉडल हमें यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा था उसके नेक्स्ट कैंडल में ही हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। अगर हम बुलिश पीपीएफ मॉडल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करते तो हमारी एंट्री इस कैंडल पे बनती, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता, सिंपल यहाँ पे जो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न था फर्स्ट कैंडल जो थी उसका लो का हमारा यहाँ पे क्या बनता, एक स्टॉप लॉस बनता। ओके, तो फिर उस केस में हम टारगेट किस तरीके से डिसाइड कर सकते थे। देखिए प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ पे लेवल्स मार्क किए थे उसी लेवल्स को हम एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते थे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी को ही अगर हम टारगेट का सिलेक्ट करते हैं तो वहां उस केस में हमारे एग्जिट कहाँ पे बन सकती थी, तो क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना रिस्क बनता हमारा, रीजन के साथ एंट्री हमने यहाँ पे प्लान की। ओके, 4 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और फिर उस केस में हमारा रिस्क कितना बना, तो कि 36 पॉइंट का। क्लियर, और उसके केस में हमें प्रॉफिट कितना मिल सकता था, तो कि 102, मतलब कि 102 पॉइंट का हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता था। क्लियर, तो यहाँ पे हम सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। सिंपल हमें कैंडलस्टिक पैटर्न एंड पीपीएफ मॉडल के अकॉर्डिंग और प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हमने जो रेजिस्टेंस मार्क किया था उसी के आधार पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, चलिए इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट। तो देखिए मार्केट यहाँ पे इस लेवल को जैसे ही टच करता है उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे स्लो हो जाता है और मोमेंटम यहाँ पे स्लो हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर को क्रॉस चेक करोगे तो आपको किस तरीके से कंफर्मेशन मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये जो मेजर इंडिकेटर है, मतलब कि 50 नंबर का ये जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे फ्लैट शो हो रहा है। देखिए कोई भी इंडिकेटर हो अगर वो यहाँ पे फ्लैट शो हो रहा है या तो फिर फ्लैट टाइप का शो हो रहा है तो उस केस में आपको समझ लेना है कि वहां पे मार्केट साइडवेज है। ओके, अगर मार्केट में मोमेंटम आना होगा तो इंडिकेटर थोड़ा सा यहाँ पे एंगल लेगा। ओके, अगर इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेटर की लाइन अगर यहाँ पे एंगल ले रहा है, मतलब कि ईएमए लाइन अगर एंगल ले रहा है तो वहां पे आपको समझना है कि यहाँ पे आगे मार्केट में मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्लियर, चलिए अब इस केस में देखिए यहाँ पे ट्रेंड साइडवेज चल रहा था तो अपर साइड तो यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस कर दिया, लेकिन सेकंड टाइम भी देखिए यहाँ पे मार्केट ने सेकंड टाइम रेजिस्टेंस फेस कर दिया। इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, और बॉटम साइड देखिए यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट बनाया था, लेकिन प्रीवियस अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था। तो देखिए कोई भी लेवल हो अगर प्राइस उसको क्रॉस करके अपर साइड चली जाती है तो बॉटम वाला जो लेवल था वो अब किस तरीके से काम करेगा, एज अ सपोर्ट लेवल काम करेगा। ओके, लेकिन प्राइस इसके नीचे होती है तो ये लेवल किस तरीके से काम करता है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ओके, इस केस में देखिए प्राइस अपसाइड जा रही थी और यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस किया और फिर यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट देखा। ओके, प्राइस इसके नीचे थी लेकिन जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पे प्राइस किस तरीके से इसको रिस्पॉन्स देगी, एज अ सपोर्ट की तरह यहाँ पे रिस्पॉन्स देगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर है। ओके, इस लेवल के ऊपर, तो ये लेवल कौन सा बन गया, एक सपोर्ट लेवल बन गया। ओके, तो लाइव मार्केट में देखिए जिस तरीके से हमने प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग लेवल्स को आइडेंटिफाई किया था उस तरीके से लाइव मार्केट में भी ये लेवल्स काम करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे इस लेवल को मार्क करता, और चलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे जजमेंट मिल जाए। चलिए यहाँ पे मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ। ओके, चलिए तो देखिए प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने यहाँ पे जो मार्क किया था उसी लेवल के पास मार्केट ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट बनाया। ओके, इसी के बाद देखिए अपर साइड रेजिस्टेंस एंड बॉटम साइड सपोर्ट, मतलब कि टोटली यहाँ पे साइडवेज मार्केट कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट आना जरूरी। देखिए जब भी साइडवेज मार्केट होता है तो उस केस में हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, तो वहां पे हमें क्या करना है, सिंपल वेट करना है कि कब मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करे या तो फिर कब मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करे। ओके, तो इस केस में यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे शो हुआ, तो कि यहाँ पे शो हुआ। चलिए तो यहाँ पे कंफर्मेशन क्या था, तो देखिए यहाँ पे मार्केट अगर आप मार्क करोगे तो यहाँ पे सपोर्ट बनाया, देन आफ्टर मार्केट एक एंगल ले रहा है। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट एक एंगल ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक एसेंडिंग ट्राइंगल की तरह मार्केट
कंसोलिडेट हो रहा था। देखिए एसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, मार्केट में इस तरीके से शेप आ जाता है और फिर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, और इस तरीके से मार्केट इसके बीच में घूमता है। या तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट आता है या तो फिर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है, इसकी दो ही पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जब भी इस केस में ये जो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल होता है, जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तब मोमेंटम यहाँ पे अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो देखिए इस केस में मोमेंटम कैसा देखने को मिला, एकदम हाई मोमेंटम हमें देखने को मिला। जिन्होंने भी यहाँ पे अप साइड का व्यू रख के यहाँ पे पोजीशंस बनाई होती तो वो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकले हो गए। ओके, चलिए यहाँ पे मैं रीजन आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको हमें कंफर्म करना चाहिए। क्लियर? तो देखिए फर्स्टली हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ था। ये जो 9 and 26 नंबर का EMA है उसका क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ था वो हमें चेक करना है। तो देखिए क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्या पता चल गया कि जब भी क्रॉस ओवर होता है मतलब कि 9 नंबर का EMA अपर साइड है और 26 नंबर का EMA बॉटम साइड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, ये एक कंफर्मेशन है इंडिकेटर का। क्लियर? तो इस केस में अप ट्रेंड तो यहीं से ही स्टार्ट हो चुका था। क्लियर? लेकिन यहाँ पे 50 नंबर का EMA हमें क्या शो कर रहा है, 50 नंबर का EMA यहाँ पे फ्लैट है। जब तक प्राइस इसके ऊपर रन नहीं करेगी तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे श्योर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कि अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया था उस केस में अगर आप मार्क करोगे तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका था 9 and 26 का, और यहाँ पे 50 नंबर का EMA था जो यहाँ पे प्राइस के नीचे चल रहा था। मतलब कि यहाँ पे 50 नंबर का EMA हमें शो कर रहा है कि प्राइस इसके ऊपर है, मतलब कि यहाँ पे अप ट्रेंड आने के चांसेस ज्यादा है। और फिर यहाँ पे जो कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, कौन सी कैंडल्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था कि ये वाली कैंडल ने, उससे पहले अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल बन रही थी। ओके, फर्स्ट कैंडल का जो हाई था उसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। मतलब कि यहाँ पे एक बुलिश PPF मॉडल भी एक्टिवेट हो रहा था। ओके, और बॉटम साइड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें इंडिकेटर भी यहाँ पे सिग्नल दे रहा था कि मार्केट एक एंगल ले रहा है। तो अगर जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशंस बनाई होती तो वो अच्छा खासा यहाँ पे नेक्स्ट लेवल तक यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते थे। क्लियर? तो चलिए इसको हम डिटेल्स में समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रिस्क रेशो को अप्लाई किया जा सकता था। तो चलिए यहाँ पे इस कैंडल्स को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ और अब यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। और 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे माइक्रो लेवल पे, इस केस में हम यहाँ पे माइक्रो लेवल पे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि किस कहाँ पे एक एग्जैक्ट और प्रॉपर तरीके से हमें एंट्री मिल सकती थी। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं फुल विंडो पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ और इस केस में मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्लियर पिक्चर दिख रही होगी। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक कंटिन्यूअसली बुलिश कैंडल्स बना रहा था। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट था। ओके, तो फिर हमने बुलिश PPF मॉडल कहाँ पे कंफर्म किया था तो उसके हाई को हमें यहाँ पे क्या कर देना है, मार्क कर देना है। देखिए 4 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने जो कैंडल्स को यहाँ पे कंफर्म किया था उसके हाई को हमें यहाँ पे क्या कर देना है, मार्क कर देना है। उसके बाद हमें 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करना है। 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे जैसे ही हाई के ऊपर कोई कैंडल निकलती है तो एट ए टाइम हम वहां पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। ओके, तो देखिए कौन सी कैंडल इसके हाई के ऊपर निकल रही थी तो कि ये वाली कैंडल। तो जैसे ही ये कैंडल निकलती है तो एट ए टाइम हम वहां पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। तो चलिए यहाँ पे मैं रिस्क रेशियो आपको बताता हूँ। सपोज कि हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर दें तो उस केस में हमारा यहाँ पे पहले तो एंट्री तो हमने डिसाइड कर ली, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस होता। तो देखिए सिंपल स्टॉप लॉस के लिए हमें यहाँ पे इस लेवल को मार्क कर देना है। कौन से लेवल को, जो लेवल हमने प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग मार्क किया था उसी लेवल का ये जो हायर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि प्राइस इसके ऊपर है तो इसीलिए नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये वाला लेवल। तो इसी लेवल को हमें एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर कर देना है। ओके, तो इस केस में हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना होता है तो कि 16 पॉइंट का, 16 पॉइंट का हमारा यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क हो सकता था। और यहाँ पे हम टारगेट कहाँ पे प्लान कर सकते थे, नियरेस्ट जो भी रेजिस्टेंस लेवल था उसके लोअर लिमिट को हम एज अ टारगेट प्लान कर सकते थे। ओके, तो इस केस में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता था, 39 पॉइंट का। अगर हम यहाँ पे 16 पॉइंट का रिस्क लेते तो हम यहाँ पे इजीली 39 पॉइंट्स इजीली कैप्चर कर सकते थे। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हम सेकंड ट्रेड भी अच्छी तरीके से प्लान कर सकते थे। चलिए अब बढ़ते आगे, अब जाते हैं दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे।
तो देखिए मार्केट जहां पे इस लेवल को टच करता है, फिर मार्केट दोबारा से इस लेवल के अंदर फंस जाता है और यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है। देखिए यहाँ पे मोमेंटम क्या हो गया, स्लो हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, तो कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन रही है। शूटिंग स्टार कहाँ पे बन रही है, तो कि इस रेजिस्टेंस लेवल पे बन रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या प्लान कर सकते थे, तो कि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन रही है। तो इसके बाद अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है तो मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के लिए प्लान कर सकता था। ओके, तो देखिए इस केस में हम एक्चुअल में कहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक रेशियो बताता हूँ। तो देखिए ये था शूटिंग स्टार, फिर इसका कंफर्मेशन कहाँ पे मिला, तो देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी। थर्ड कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रही है, तो कि यहाँ पे। फर्स्ट कैंडल का लो कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे। क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, थर्ड कैंडल यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे एक बियरिश पीपीएफ मॉडल एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो थर्ड कैंडल थी, जो बियरिश पीपीएफ मॉडल का कंफर्मेशन था, वही कैंडल यहाँ पे सेम 9 EMA को कट कर रहा है। ओके, तो मैं सिंपल इसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री प्लान कर सकता था। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री प्लान करता तो मुझे सिंपल जो कंफर्म कैंडल थी उसका ही हाई का मुझे यहाँ पे क्या करना था, एक स्टॉप लॉस प्लान करना था। ओके, तो इस केस में मेरा रीजन के साथ एंट्री कहाँ पे बनता है, तो कि यहाँ पे। देन आफ्टर मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान हो सकता था, तो कि यहाँ पे। ओके, क्यों यही कैंडल, क्योंकि देखिए ये कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करते हुए यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है, इसलिए मैं यहाँ पे इसी लेवल को एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकता था। तो इस केस में मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना होता है, तो कि 16 पॉइंट का। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं टारगेट। तो टारगेट किस तरीके से हम प्लान कर सकते थे, तो देखिए नियरेस्ट जो भी सपोर्ट लेवल था डाउन ट्रेंड के लिए, हमें क्या प्लान करना है, सपोर्ट लेवल को समझिए। जब भी डाउन ट्रेंड में हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तब हमें सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। कहाँ पे नियरेस्ट सपोर्ट लेवल था, तो कि नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे। चलिए तो इस केस में हमें टारगेट कहाँ पे अचीव हुआ, तो कि यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हमारा रिस्क होता है 16 पॉइंट पर का, और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है हमारा 43 पॉइंट का। ओके, तो इस तरीके से हम सक्सेसफुली थर्ड ट्रेड भी यहाँ पे प्लान कर सकते थे। ओके, तो चलिए इसी के साथ देखिए जैसे हमें यहाँ पे टारगेट एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पे इसी लेवल पे क्लोज हो गई। तो आज के इस एनालिसिस एपिसोड में हमने क्या डिस्कशन किया, तो देखिए कैसे एक रीजन के साथ एंट्री ले सकते थे, कैसे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे, और कैसे टारगेट को डिसाइड किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे टारगेट के डिसाइड करने के मैंने आपको मल्टीपल रीजंस आपको बताए। फर्स्ट तो सिंपल रीजंस क्या है कि प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे, सिंपल उसका ही यूज करके हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते थे। ओके, और फिर यहाँ पे हम किस तरीके से कैंडल स्टिक का यूज करके और यहाँ पे इंडिकेटर का क्रॉस चेक करके इस तरीके से हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे, उसके रीजन के साथ मैंने यहाँ पे आपको बताया। देन आफ्टर कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड किया जा सकता है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, और कैसे टारगेट डिसाइड किया जा सकता है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो को यहाँ पे किस तरीके से मार्क कर सकते हैं, और कैसे प्रीवियस डेटा को यहाँ पे करंट चार्ट पे यूज कर सकते हैं, ताकि हम अच्छी तरीके से चार्ट को पहचान के वहाँ पे कहाँ पे एंट्री लेनी है वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके। ओके, तो आई होप आपको आज का ये चार्ट एनालिसिस एपिसोड पसंद आया होगा और काफी लर्निंगफुल रहा होगा। क्लियर, तो चलिए इसी के साथ आज के इस चार्ट एनालिसिस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड लर्निंगफुल वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नए चार्ट एनालिसिस एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।